हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पिछला एक छोटा मोटा रिवीजन कर लिया जाए। हम लोग पढ़े भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग, जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत को भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटा जा चुका है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल उत्तरी मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार तथा चौथा पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। उसके अलावा फिर हम लोग भारतीय जन के बारे में पढ़े, जिसको जन विभिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। निग्रो प्रजाति, आदिम आग्नेय निषाद वंशी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में बांटा गया है। भूमध्य सागरीय या द्रविड़ जाति के रूप में बांटा गया है। वरद जाति के रूप में बांटा गया है, जिसको कि 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। उसके बाद फिर मंगोल के रूप में बांटे हैं, और फिर छठा जो है आर्यों के रूप में बांटा गया है। और उसके अलावा भी अन्य जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं संचार मार्ग, जो कि भारत का यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके साथ साथ भारत का जो पर्यायवाची शब्द है उसका क्या क्या नाम है और कैसे नाम पड़ा, लगभग हम लोग इस सब चीज़ को देख चुके हैं। अब आइए, जैसे कि हम लोग बोले थे फर्स्ट क्वेश्चन में है क्लास में है कि क्वेश्चन का पैटर्न पे हम लोग आते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं आज सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन 1 है भारत 3 ओर से घिरा है। अगर आप लोगों को याद होगा, आपने लिखा होगा, तो अब उसका आंसर कीजिएगा। भारत 3 ओर से घिरा है। ऑप्शन ए पहाड़, बी समुद्र, सी रेगिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को ध्यान में है, तो इसका आंसर होगा बी समुद्र से। और यही कारण है कि भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है, जो कि 3 ओर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। उसके बाद है भारत उत्तर की ओर घिरा है। भारत उत्तर की ओर घिरा है, दूसरा क्वेश्चन। हिमालय से, समुद्र से, रेगिस्तान से या फिर नदियों से। इसका जवाब भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि भारत हिमालय की ओर से घिरा हुआ है। तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। पहला दक्षिण का पठार, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सी विशाल उत्तरी मैदान या डी पूर्वी मैदान। याद होगा आपको, इसका आंसर होना चाहिए सी, उत्तर का जो विशाल मैदान, जो गंगा यमुना और सिंधु वगैरह का जो क्षेत्र है वो। उसके अलावा है चौथा सवाल है, डॉक्टर गुहा के अनुसार भारत में निवासियों की प्रजातियों की संख्या। याद कीजिए आप लोग, क्या हम लोग पढ़े थे? डॉक्टर गुहा के अनुसार भारत के निवासियों की प्रजातियों की संख्या 5, ए, बी 6, सी 7, डी 8। इसका आंसर होगा बी 6। उसके बाद है 5वां, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। आप लोग को बिल्कुल अभी जस्ट हम फिर बताए थे, उसी हिसाब से बताइए। 2, 3, 4 या 5। आंसर होगा 4। उसके बाद आइए देखते हैं, लिखते हैं खाली स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बी क्वेश्चन। पहला है नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे, या नाट्य शास्त्र के रचनाकार खाली स्थान थे। आंसर लिखिए भरत मुनि। दूसरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर खाली स्थान थे, ऋषभदेव। भरत खाली स्थान वंश के राजा थे। जवाब है पुरु, भरत पुरु वंश के राजा थे। इंडस शब्द खाली स्थान भाषा का शब्द है। आप लोग को बताया था इंडस कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर है लैटिन भाषा। उसके अलावा आइए सी है, सत्य अथवा असत्य कथनों की पहचान कीजिए। सत्य अथवा असत्य कथनों की पहचान कीजिए। पहला, भारत के निवासी विभिन्न प्रजाति के हैं, सत्य अथवा असत्य। इसका आंसर होगा सत्य। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इसको
6 भागों में बांटा जा चुका है। उसके अलावा भी मिश्रित प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, मंगोल प्रजाति भारत में अमेरिका से आई है। मंगोल प्रजाति भारत में अमेरिका से आई है, सत्य अथवा असत्य? ये असत्य है, ये चीन की तरफ से आया है। तीसरा है, वरद जाति 3 शाखाओं में विभक्त है, सत्य अथवा असत्य? ये सत्य है, वरद जाति 3 शाखाओं में विभक्त है। चौथा है, नक्श ए रुस्तम शिलालेख का संबंध सासानी शासन से है। नक्श ए रुस्तम शिलालेख का संबंध सासानी शासन से है, सत्य अथवा असत्य? तो इसका आंसर होगा सत्य। पांचवा, मैक्स मुलर ने भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया है। मैक्स मुलर ने भारत के वर्ष के लिए जम्बूद्वीप का प्रयोग किया है, सत्य अथवा असत्य? ये असत्य है। जो मैक्स मुलर से बहुत पहले भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। अब जो क्लास करवाए हैं उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारतीय भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, भारतीय भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये जो है आप इसमें लिखेंगे कि भारत को कैसे 4 भागों में बांटा गया है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है, भारतीय भौगोलिक स्थिति ने इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया, समीक्षा कीजिए। ये भी आपको लिखवाया जा चुका है। मोटा मोटी तौर पर हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से समाज पर प्रभाव पड़ा इसका, भौगोलिक स्थिति का। इसका भी लगभग वही है, सेम क्वेश्चन है, उसको डिस्क्राइब किया जा चुका है आपको। अगर आप फिर से रिपोर्ट को उसको देखिएगा, समझिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा है, भारतीय भौगोलिक स्थिति तथा इतिहास के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन को केवल घुमा करके दिया गया है, आप लोग को समझने का बात है। अगर आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आंसर कर लीजिएगा। हम ये आपको लिखवा भी सकते थे, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो भी हम लोग अभी तक क्लास किए हैं, ये क्वेश्चन को केवल घुमा दिया गया है आप लोग का माइंड सेट को चेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग तरीका से क्वेश्चन देगा तो स्टूडेंट समझेगा नहीं समझेगा तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अगर आप लोग गंभीरता से सुनिएगा रिकॉर्डिंग जो पिछले 3 क्लास है तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। चौथा है, प्रजाति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको प्रजाति के बारे में बता दिया गया है। निग्रो हो गया, निषाद वंशी हो गया, वरद जाति हो गया जिसको 3 भाग में बांटा गया है, मंगोल हो गया, ये सारा चीज़ है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें है आपको दक्षिण पठार का भारतीय इतिहास पर प्रभाव बताइए। दक्षिण का जो पठार है इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास पर, वो आपको लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा है भौगोलिक स्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बताइए। तीसरा है भौगोलिक परिस्थितियों का इतिहास पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय विभिन्न मूल वंशों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कीजिए। इसमें वही चीज़ है जो बताएं, जो कि मूल वंश का भारतीय था, जैसे कि निग्रो, निषाद वंशीय, उसी के हिसाब से डायग्राम बना करके आपको दिखा देना। इसमें कुछ विशेष करना नहीं है, क्लास में आप लोग आइएगा समझा दिया जाएगा। चलिए आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, समय एवं अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा, इसका हम लोग आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। पहला है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता हैं। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता है। पहला भास्कराचार्य, बी पाणिनि, सी ब्राह्मीर,
या डी आर्यभट्ट प्रथम। ये 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और आंसर हम लोग बाद में करेंगे। बी क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय किसकी रचना है? आर्यभट्टीय किसकी रचना है? ए भास्कर प्रथम, बी वराहमिहिर, सी आर्यभट्ट प्रथम, या डी लल्ला। तीसरा है, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 464 ईस्वी में, ए, बी में है 476 ईस्वी में, सी 486 ईस्वी में, या डी 492 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए लल्ला, बी श्रीपति, सी ब्रह्मगुप्त, या डी बलाल सेना। उसके बाद है 5वां है, बृहद जबाल में किसे आधार शक्ति कहा गया है? बृहद जबाल में किसे आधार शक्ति कहा गया है? ए प्रकाश वर्ष, बी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सी नक्षत्र, या डी तारामंडल। ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आप खाली स्थान लिख लीजिए। पहला है खाली स्थान में, भास्कराचार्य का जन्म खाली स्थान में हुआ था। भास्कराचार्य का जन्म डैश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, अद्भुत सागर की रचना डैश ने की थी। तीसरा है, महाआर्यभट्टीय सिद्धांत में डैश अध्याय हैं। महाआर्यभट्टीय सिद्धांत में डैश अध्याय हैं। चौथा है, पंच सिद्धांतिका की रचना डैश ने की थी। पंच सिद्धांतिका की रचना डैश ने की थी। 5वां है, सिद्धांत तिलका डैश ने लिखी थी। सिद्धांत तिलका डैश ने लिखी थी। इसका भी आंसर हम लोग बाद में करेंगे। आइए थोड़ा सा इस चैप्टर पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहला है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र। भारतीय ज्योतिष शास्त्र भारतीय संस्कृति का आधार वेद को माना जाता है। याद रखिएगा, हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, समय एवं अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। चैप्टर नंबर 2 है समय एवं अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। आप लोग को अगर मिलाना हो तो अपने सिलेबस से मिला सकते हैं। समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखिएगा हेडलाइन देते हुए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र। आगे लिखिए, भारतीय संस्कृति का आधार वेद को माना जाता है। वेद धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि विज्ञान की पहली पुस्तक है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। भारतीय ज्योतिष विद्या का जन्म भी वेद से हुआ है। वेद से जन्म लेने के कारण इसे वैदिक ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार, अंडरलाइन करके लिखिएगा, वैदिक ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार वैदिक ज्योतिष ऐसा विज्ञान या शास्त्र है जो आकाश मंडल में विचरण करने वाले ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के साथ राशियों एवं नक्षत्रों का अध्ययन करता है और इन आकाशीय तत्वों से पृथ्वी एवं पृथ्वी पर रहने वाले लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं इसका विश्लेषण करता है। वैदिक ज्योतिष में गणना के क्रम में राशि चक्र, नवग्रह, जन्म राशि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्राचीन साहित्य विवरण से भारतीय ज्योतिष की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ज्योतिष वैदिक साहित्य का ही एक अंग है। इसमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, ऋतु, मास, अयन आदि की स्थिति पर गंभीर अध्ययन किया जाता है। इस विषय में हमें वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिससे खगोल विज्ञान पर सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना का समय 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। किसका? किताब का। खगोल विज्ञान पर जो किताब ज्योतिष वेदांग ज्योतिष नामक जो किताब लिखा गया है इसको सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और इसका रचना का समय जो है 1200 ईसा पूर्व। इस सब चीज़ को अंडरलाइन वगैरह करके रखिएगा। आर्यभट्ट ज्योतिष गणित के सबसे विद्वान के रूप में माने जाते हैं। आर्यभट्ट ज्योतिष गणित के सबसे बड़े विद्वान के रूप में माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो अभी करवाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आंसर यहीं से निकल के आएगा। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 476 ईस्वी में पटना, उस समय के कुसुमपुर में हुआ था। आज का पटना उस समय का कुसुमपुर में हुआ था। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्टीय नामक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। एक अनुमान के अनुसार, रिपीट कर रहे हैं, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 476 ईस्वी में पटना कुसुमपुर में हुआ था। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्टीय नामक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में पूरे 121 श्लोक हैं। इसे 4 खंडों में बांटा गया है। गीतिका पाद, गणित पाद, कालिक्रिया पाद और गोलपाद, जो 121 श्लोक हैं आर्यभट्टीय नामक पुस्तक में, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा रचना किया गया था। इन पूरे 121 श्लोक को 4 भागों में बांटा गया, जिसका नाम है गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद एवं गोलपाद। उसके बाद आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, बराह मिहिर के उल्लेख के बिना तो भारतीय ज्योतिष की चर्चा नहीं होती। इनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी के आरंभ का है। बराह मिहिर के उल्लेख के बिना तो भारतीय ज्योतिष की चर्चा नहीं होती। इनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी के आरंभ का है। इन्होंने 4 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। पहला पंच सिद्धांतिका, दूसरा बृहजातक, तीसरा बृहद यात्रा तथा बृहद संहिता, जो ज्योतिष को समझने में सहायता प्रदान करती है। ज्योतिष वेदांग 500 ईस्वी पूर्व, पोस्ट में लिखिएगा, ज्योतिष वेदांग 500 ईस्वी पूर्व में से ही 27 नक्षत्रों के बीच अमावस्या और पूर्णिमा के चंद्रमा के स्थान की गणना की जाती है। यानी ज्योतिष वेदांग आज से 500 ईस्वी पूर्व से जो 27 गो नक्षत्र है उनके बीच अमावस्या और पूर्णिमा के चंद्रमा के स्थान की गणना की जाती है। साथ ही आयनों की भी गणना होती है, जो प्रत्येक 366 दिन के आवर्तन में पड़ते हैं। 5 सौर वर्ष में 67 चंद्रमास होते थे। 5 सौर वर्ष में 67 या 67 चंद्रमास होते थे। इन्हें 62 संयुक्तिक यानी 62 संयुक्तिक मासों के समकक्ष मान लेने पर यदि प्रत्येक चक्र को हटा दिया जाए तो 12 मास का वर्ष बरकरार रखा जा सकता है। चंद्र और सूर्य की गणना की यह प्राचीन प्रणाली भारत में
व्यापक रूप से बृहत्तर होती थी और जैन साहित्य में यह है भी, अर्थात जैन साहित्य में भी इसको कहा गया है। प्रारंभिक भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान सामान्यतः वर्षों और वर्गों एवं घनों पर आधारित थे। प्रारंभिक भारतीय ब्रह्मांड के विज्ञान सामान्यतः वर्गों और घनों पर आधारित थे। वर्ग और घन जो कि आप लोग मैथ में पढ़े होते हैं, घनमूल निकालना और वर्गमूल निकालना, है ना, उसी पर आधारित थे। आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। वैदिक ग्रहों में ब्रह्मांड के अनंत होने के बारे में कई कथन हैं, जबकि साथ ही सूर्य से सीमित दूरी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। देवताओं की माता अदिति अनंत की अवधारणा का साकार रूप हैं। वेदों में उल्लेखित मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार अनंत में से अनंत को निकालने पर वह अपरिवर्तित रह जाता है। यह इंगित करता है कि अनंत की धारणा के विरोधाभासी गुण विद्यमान थे। उसके बाद आगे लिखिए। बाहरी विश्व को ईंटों से बनी वेदी से चित्रित करने के संदर्भ में आयुर्वेद कोष्ठ में लिखिएगा भजन 17 में संख्याओं को 10 से गुणज में बताया गया है, जो 10 लाख मिलियन तक जाती हैं। यह एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में विश्वास का सुझाव देता है। उसके बाद है पैराग्राफ चेंज कर पे। शतपथ ब्राह्मण वेद पर एक टिप्पणीत्मक ग्रंथ पाठ को, जो संभवतः दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआती शताब्दियों में वापस आता है, वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ व्यापक पहलुओं का अवलोकन करता है। आगे लिखिएगा। पुस्तक का 6ठा अध्याय, जिसका शीर्षक ब्रह्मांड का निर्माण है, पृथ्वी के निर्माण के बारे में अन्य सितारों की तुलना में देर से होने की जानकारी देता है। पृथ्वी के उद्भव से पहले अश्व, ऋषभ, अज और कुर्म की उद्भव के साथ सृष्टि को प्रजापति कोष्ठ में लिखे या तो एक तारे या अमूर्त समय के संदर्भ में कि तत्वाधान में आगे बढ़ते देखा जाता है। ओके, आज यहीं तक रखते थे, फिर अगला क्लास में जो होगा बताएंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोगों को समझना होगा, क्लास में भी समझा देंगे, और जो चीज़ टेक्निकल प्रॉब्लम करेगा वो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।